हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम 26, 27 और 28 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है उदयगिरी और हिमगिरी का जलावतरण। तो ये भारतीय नौसेना के दो जहाज हैं, ठीक है, स्टील्थ फ्रिगेट हैं इंडियन नेवी के, और इनको प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित किया गया है। ठीक है, तो उदयगिरी और हिमगिरी क्या है? तो ये प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित इंडियन नेवी के दो स्टील्थ फ्रिगेट हैं। ठीक है, और भारतीय नौसेना द्वारा 26 अगस्त को विशाखापत्तनम स्थित नौसेना बेस पर इनका जलावतरण किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। और पहली बार दो अलग अलग शिपयार्डों में निर्मित दो अग्रिम पंक्ति के सतही लड़ाकू जहाजों का एक साथ जलावतरण किया गया है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट 17 जो शिवालिक श्रेणी का जो फ्रिगेट बनाए जाते हैं प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत, उनके फॉलो ऑन जहाज है, अनुवर्ती जहाज है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट 17 के बाद में प्रोजेक्ट 17A आया है और उसके अंतर्गत ये उदयगिरी और हिमगिरी का निर्माण किया गया है। उदयगिरी के बारे में देख लेते हैं। तो उदयगिरी का निर्माण है वो मझगांव, मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा किया गया है। इसके द्वारा किया गया है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा उदयगिरी का निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट जो 17A है, P17A है, उसके अंतर्गत ये दूसरा जहाज है। ठीक है, ये दूसरा जहाज है। जो प्रोजेक्ट 17A है, प्रोजेक्ट 17A है, उसके अंतर्गत टोटल 7 जहाजों का निर्माण किया जाना है इंडियन नेवी के लिए। उसमें से दूसरा है उदयगिरी, और इसका निर्माण किया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा। और जो उदयगिरी है वो युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया 100वां जहाज है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। तो युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया 100वां जहाज कौन सा है? उदयगिरी, INS उदयगिरी। ठीक है, और हिमगिरी है, उसका निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC द्वारा किया गया है, और ये श्रेणी का तीसरा जहाज है। प्रोजेक्ट 17A का ये तीसरा जहाज है हिमगिरी। ठीक है, तो ये चीजें इनमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है ग्रीन मोबिलिटी पहल। 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के हंसलपुर में ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया? गुजरात के हंसलपुर में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और प्रधानमंत्री द्वारा सुजुकी के पहले भारत निर्मित वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारा को हरी झंडी दिखाई गई इस अवसर पर। ठीक है, तो ई-विटारा है वो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के तहत भारत में बना इलेक्ट्रिक वाहन है, और इसका 100 देशों में निर्यात किया जाएगा। ठीक है, 100 देशों में इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने गुजरात में TDS लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के उत्पादन की शुरुआत का भी उद्घाटन किया है। ये जो TDS लिथियम आयन बैटरी संयंत्र है, ये तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का एक संयुक्त उद्यम संयंत्र है। ठीक है, कहां पर स्थित है? गुजरात में। अगला टॉपिक है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों के सभापतियों का राष्ट्रीय सम्मेलन। तो SC/ST के वेलफेयर के लिए जो कमेटियां बनी होती हैं संसद में, पार्लियामेंट में और असेंबलीज में, तो उनके जो सभापति हैं उनका राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो कहां पर आयोजित हुआ था? तो 29-30 अगस्त को ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। SC/ST के वेलफेयर के लिए जो पार्लियामेंट और असेंबली की कमेटियां हैं उनके सभापतियों का सम्मेलन 29 से 30 अगस्त को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया था। और इस सम्मेलन की थीम थी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण में संसदीय और विधायी समितियों की भूमिका। ठीक है, तो SC/ST के वेलफेयर के लिए जो कमेटियां बनी होती है पार्लियामेंट और असेंबली की, उनके सभापतियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 29-30 अगस्त को ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया, और इसका उद्घाटन किया गया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। और इस सम्मेलन की थीम थी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण में संसदीय और विधायी समितियों की भूमिका। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्रियों का नागर विमानन 2025 सम्मेलन। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उनके मंत्रियों का नागर विमानन 2025 सम्मेलन है। इसका आयोजन 25 अगस्त को भुवनेश्वर में किया गया। कहां पर किया गया? भुवनेश्वर में, ओडिशा के भुवनेश्वर में। और इसका आयोजन है वो नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से किया गया था।
तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्रियों का नागर विमानन 2025 सम्मेलन 25 अगस्त को भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। अगला है मारेथॉन 2025। तो मारेथॉन भारत का समुद्री हैकेथॉन है। हैकेथॉन क्या होते हैं कि वहाँ पे कुछ चैलेंजेस दिए जाते हैं, उनके लिए एक सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, अलग अलग टीमें होती हैं, उनको सॉल्यूशन निकालना होता है और जिनका बेस्ट सॉल्यूशन होता है, जो बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है उस चैलेंज के लिए, उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो इस तरह का एक कई दिनों तक चलने वाला एक कंपटीशन है। तो ये भारत का पहला समुद्री हैकेथॉन है, मारेथॉन। ठीक है, और इसका आयोजन 25 अगस्त को आईआईटी मद्रास में किया गया। कहाँ पर किया गया? चेन्नई में आईआईटी मद्रास में। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन है। वो राष्ट्रीय पतन, जलमार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र आईआईटी मद्रास, राष्ट्रीय समुद्री परिसर और चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण के सहयोग से किया गया। ठीक है, तो जो मारेथॉन है, भारत का समुद्री हैकेथॉन, उसका आयोजन आईआईटी मद्रास में किया गया 25 अगस्त को। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम कार्यशाला। तो भारत सरकार का एक प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज, तो उसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम कार्यशाला। तो इस कार्यशाला का आयोजन 26 से 27 अगस्त को नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका आयोजन है वो गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा। और इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। तो जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, उसको सबसे पहले 15 फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य था सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करना। जो बॉर्डर एरिया पे जो गांव है, उनका टोटल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट उनका करना इस प्रोग्राम का उद्देश्य था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत उन गाँव में बुनियादी ढांचा को डेवलप किया जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी, हेल्थ फैसिलिटी वो अवेलेबल करवाई जाएगी, लोगों को घर वगैरह बनवा के दिए जाएंगे, वहाँ पे एनर्जी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा टेलीविजन और दूरसंचार संपर्क वहाँ पर स्थापित किए जाएंगे और पर्यटन, कौशल विकास, उद्यमिता, कृषि, बागवानी और आजीविका से संबंधित विभिन्न तरह के काम वहाँ पर किए जाएंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बॉर्डर के सीमावर्ती जो गांव हैं, उनको राष्ट्र की आंख और कान के रूप में डेवलप करना। ठीक है, और अभी 4 अप्रैल 2025 को इसका दूसरा जो चरण था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, जो सेकंड चरण था, उसका प्रारंभ किया गया था 4 अप्रैल 2025 को इसका दूसरा चरण प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और इसमें राजस्थान के जो बॉर्डर एरिया के 6 जिले हैं, उनके 10 गांवों को शामिल किया गया है। 6 जिलों के 10 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड है, उसका दूसरा चरण है, उसमें राजस्थान के 6 जिलों से 10 गांवों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये था वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम कार्यशाला और ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है आयुर्वेद दिवस। तो इस वर्ष भारत सरकार ने 2025 से प्रतिवर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। कब मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस? 23 सितंबर को। वर्ष 2025 से 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और आयुर्वेद दिवस को वर्ष सबसे पहले 2016 में प्रारंभ किया गया था और इससे पहले ये धन्वंतरी जयंती या धनतेरस को मनाया जाता था। ठीक है, तो इसकी कोई डेट फिक्स नहीं थी, ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से धन्वंतरी जयंती या धनतेरस को मनाया जाता था। ठीक है, और अब इसके लिए सरकार ने एक डेट फिक्स कर दी है कि ये प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा। तो आयुर्वेद दिवस अब कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को। ठीक है, और वर्ष 2025 का जो आयुर्वेद दिवस है, उसकी थीम रखी गई है लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद फॉर पीपुल एंड प्लेनेट। ठीक है, तो ये इसकी थीम रखी गई है, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, और प्रतिवर्ष 23 सितंबर को अब ये मनाया जाएगा। नेक्स्ट है आरंभ। तो आरंभ के बारे में देखते हैं। तो आरंभ है वो रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा
26 अगस्त को सिल्वर ओक स्कूल दिल्ली छावनी में प्रारंभ की गई एक शिक्षण और सहायता केंद्र पहल है। क्या है? शिक्षण और सहायता केंद्र पहल है। किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली छावनी बोर्ड के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है आरंभ पहल का? तो आरंभ पहल का उद्देश्य है कि जो छावनी क्षेत्र में काम करने वाले निर्माण श्रमिक हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, तो आरंभ पहल है, उसके अंतर्गत छावनी क्षेत्र में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर काम कर रहे हैं उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी और हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाएगी। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आरोहण। तो प्रोजेक्ट आरोहण है वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना। तो प्रोजेक्ट आरोहण है वो NHAI का प्रोग्राम है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का, और ये वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ मिलकर के प्रारंभ किया गया है NHAI द्वारा। और इसका उद्देश्य है कि जो टोल प्लाजा कर्मचारी हैं, टोल प्लाजा पे जो कर्मचारी काम करते हैं, तो उनके बच्चे हैं, उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना। और इसको SMEC ट्रस्ट के भारत गैस द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और इसके पहले चरण के लिए 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रोजेक्ट आरोहण के पहले चरण के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और ये जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसके अंतर्गत कक्षा 11 से लेकर के और जो स्नातक तक के छात्र हैं उन 500 छात्रों को, कक्षा 11 से लेकर के स्नातक अंतिम वर्ष तक के टोटल 500 छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रत्येक को 12,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कितने छात्रों को? 500 छात्रों को। छात्रवृत्ति कितनी जाएगी? 12,000 रुपए की। ठीक है, और जो स्नातकोत्तर और उच्च शिक्षा के इच्छुक हैं उन छात्रों को उनमें से 50 जो मेधावी छात्र हैं उनको 50,000 रुपए प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो इसमें 2 लेवल पे छात्रवृत्तियां दी जाएगी। एक तो कक्षा 11 से लेकर के स्नातक तक टोटल 500 छात्रों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए प्रत्येक को दिए जाएंगे, और दूसरी होगी स्नातकोत्तर और उच्च शिक्षा के लिए 50 छात्रों को प्रतिवर्ष 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इसमें वित्तीय सहायता के साथ साथ संरचित मार्गदर्शन, कौशल निर्माण कार्यशाला और कैरियर मार्गदर्शन भी प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना। तो इसको अभी गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने इसका पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की है और इसका प्रारंभ है वो 1 जून 2020 को किया गया था। PM स्वनिधि को कब किया गया था? 1 जून 2020 को। कोरोना काल में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और ये जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए, लोन देने के लिए योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और अभी इसका पुनर्गठन किया जाएगा, केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। तो पुनर्गठित योजना है, उसके लिए ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ा करके 31 मार्च 2030 किया जाएगा। पहले 31 दिसंबर 2024 तक थी, अब ये 31 मार्च 2030 तक चालू रहेगी। ठीक है, और इसके लिए जो टोटल बजट आउटले है वो 7,332 करोड़ रुपए रखा गया है। ठीक है, और इसका लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ देना है। टोटल कितने? 1.15 करोड़ लाभार्थी, और इसमें 50 लाख नए ऐड किए जाएंगे। जो अवधि बढ़ाई गई है उसमें 50 लाख नए लाभार्थी इसमें जोड़े जाएंगे। और इसका क्रियान्वयन है, PM स्वनिधि योजना का क्रियान्वयन है वो आवास एवं शहरी मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो भारत सरकार का आवास एवं शहरी मंत्रालय है और जो वित्तीय सेवा विभाग है उसके द्वारा संयुक्त रूप से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो ऋण प्रदान किया जाता है तो उसकी किस्तें हैं उनमें भी कुछ फेरबदल किए गए हैं। जो पहली किस्त में पहले 10,000 रुपये दिए जाते थे उनको बढ़ा करके 15,000 रुपये कर दिया गया है, और जो दूसरी किस्त थी उसमें 20,000 रुपये से बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिए गए हैं, और तीसरी की किस्त थी वो यथावत रखी गई है, उसमें 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें चेंजेस किए गए हैं। एक तो इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है, तो इसकी जो अवधि थी पहले 31 दिसंबर 2024 तक थी, उसको बढ़ा करके अब 31 मार्च 2030 कर दिया गया है। ठीक है, और जो किस्तें थी, जो पहले जो ऋण प्रदान किया जाता था वो पहली किस्त में 10,000 रुपये दिया जाता था, अब उसको बढ़ा करके 15,000 रुपये कर दिया है। जो दूसरी किस्त थी उसमें पहले 20,000 रुपये प्रदान किए जाते थे, अब उसको बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिया है। जो तीसरी किस्त थी उसमें कोई चेंज नहीं है, वो पहले भी उसमें 50,000 रुपये प्रदान किए जाते थे और अब भी 50,000 रुपये ही दिए जाएंगे।
तो इसमें जो दूसरी किस्त है, दूसरा ऋण चुकाने वाले जो लाभार्थी हैं उनके लिए एक यूपीआई लिंक्ड रुपे डेबिट यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड, डेबिट नहीं है सॉरी, ये रुपे क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड का भी प्रावधान किया गया है। अब उनको एक क्रेडिट कार्ड भी, रुपे क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। जो दूसरी किस्त है उसको सफलतापूर्वक जो चुका देंगे तो उनको यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। और खुदरा एवं थोक लेन देन के लिए डिजिटल कैशबैक भी इसमें रखा गया है। तो कितने, 1600 रुपए तक के, 1600 रुपए तक का डिजिटल कैशबैक भी उनको प्रदान किया जाएगा खुदरा एवं थोक लेन देन के लिए। और 30 जुलाई 2025 तक इस योजना के अंतर्गत 68 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को 13,797 करोड़ रुपए के 96 लाख से ज्यादा ऋण वितरित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये थी पीएम स्वनिधि योजना। अगला देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए टोटल 45 लोगों का चयन किया गया। टोटल 45 लोगों को 5 सितंबर को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और इसमें राजस्थान से नीलम यादव का चयन किया गया। नीलम यादव को राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया राजस्थान से। किसको प्रदान किया गया है? नीलम यादव को, राजस्थान से। तो नीलम यादव है वो जो अभी नवगठित बृहत्तरी नगर जिला है, बृहत्तरी नगर जिला, राजस्थान का जो बृहत्तरी नगर जिला है, जो जिसका पहले नाम खैरथल तिजारा था, खैरथल तिजारा। अभी राज्य सरकार ने इसका नाम बदलने की अधिसूचना जारी कर दी है, खैरथल तिजारा का, उसका नाम बदल करके बृहत्तरी नगर कर दिया गया है। तो वहाँ की निवासी हैं और ये गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल टपुकड़ा में प्रिंसिपल है नीलम यादव। तो इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ब्राइट स्टार 2025। तो ये ब्राइट स्टार का 19वां संस्करण है। और ब्राइट स्टार है वो मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय अभ्यास है, युद्धाभ्यास है एक, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा आयोजित। ठीक है, और ये ब्राइट स्टार का 19वां संस्करण है। और इसका आयोजन 28 अगस्त से 10 सितंबर तक मिस्र में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? 28 अगस्त से 10 सितंबर तक मिस्र में किया जा रहा है। और इसका आयोजन मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, दोनों के द्वारा एक संयुक्त रूप से किया जाता है। एक बहुपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, तो मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय अभ्यास है ब्राइट स्टार, और ये इसका 19वां संस्करण है। और इसमें 43 देशों की भागीदारी है और भारत ने भी इसमें भागीदारी की है। तो भारत के सशस्त्र बलों और मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के 700 कर्मियों की इसमें भागीदारी है। भारत के 700 जवान इसमें भाग ले रहे हैं ब्राइट स्टार 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट है 27वीं वार्षिक इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस 2025। तो ये 27वीं वार्षिक इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस है। उसका आयोजन 26 से 28 अगस्त तक थाईलैंड के हुआ हिन में किया गया। कहाँ पर किया गया? थाईलैंड के हुआ हिन में 26 से 28 अगस्त तक। और इसकी थीम थी शक्ति के माध्यम से शांति, हिंद प्रशांत में सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना। तो 27वीं वार्षिक इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन थाईलैंड के हुआ हिन में किया गया 26 से 28 अगस्त तक। और इसकी थीम रखी गई थी शक्ति के माध्यम से शांति, हिंद महासागर में सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना। ठीक है, इसमें टोटल 29 देशों के रक्षा प्रमुखों ने भाग लिया था। और भारत के चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, उन्होंने इसमें भागीदारी की थी। तो भारत से किसने भाग लिया था? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने। ठीक है, अगला टॉपिक है पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क। तो अभी भारत सरकार ने पहले नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क के बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो 27 अगस्त को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा बायो E3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति है, उसका 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया गया है, पहले नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क का। बायो E3 जो नीति है उसको वर्ष 2024 में भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था। इसका फुल फॉर्म है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति। ठीक है, तो इस नीति के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर ये पहले नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क के शुभारंभ की घोषणा की गई है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो इसके अंतर्गत टोटल
6 बायो फाउंड्रीज बनाई जाएंगी, टोटल 6 बायो फाउंड्री बनाई जाएंगी। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? पहली है ICGEB न्यू दिल्ली में, दूसरी है IPFT हरियाणा में, ठीक है, तीसरी है NABI पंजाब में, ये रही, और चौथी है THSTI फरीदाबाद में, ठीक है, पांचवी है ACTREC मुंबई में, और छठी है NCCS पुणे में। तो ये 6 बायो फाउंड्री इसके अंतर्गत बनाई जाएंगी। पहले नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क के अंतर्गत इन 6 बायो फाउंड्रियों को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये किन किन के लिए है? तो जो ICGEB नई दिल्ली है वो माइक्रोबियल बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, NABI पंजाब है वो एग्री फूड बायोमग, और जो NCC पुणे है वो बायो इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर के रूप में काम करेगी, और जो IPFT हरियाणा है वो बायो बोटेनिकल पेस्टिसाइड के ऊपर काम करेगी, और जो THSTI फरीदाबाद है वो बायो इनेबलर हब के रूप में काम करेगी, और जो ACTREC मुंबई है वो एडवांस केसर सेल थेरेपी हब के रूप में काम करेगी। और इनका उद्देश्य क्या है? इन बायो फाउंड्रियों को बनाने का जो पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क बनाया गया है उसका उद्देश्य है जैव प्रौद्योगिकी नवाचारों को अनुसंधान से उद्योग स्तर तक पहुंचाना और स्वदेशी जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य रखा गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो भी इनोवेशन हो रहे हैं उनको रिसर्च से लेकर, लैब से लेकर के और इंडस्ट्री तक पहुंचाना, ठीक है, उनका प्रोडक्शन तक उनको पहुंचाना और स्वदेशी जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना। इसका नोडल मंत्रालय है जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग है, तो वो इसका नोडल मंत्रालय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और उसका जैव प्रौद्योगिकी विभाग है वो इसका नोडल विभाग है। नेक्स्ट है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी NDA। तो भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के गठन की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और ये जो नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो किस लिए बनाई गई है? तो ये पेरिस समझौता हुआ था जो 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। ठीक है, तो उसके अनुच्छेद 6.4 के तहत कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, कार्बन इमिशन ट्रेडिंग रेजिम है, उसको लागू करने के लिए इसका निर्माण करना अनिवार्य था। तो उसको लागू करने के लिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 को लागू करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के गठन की घोषणा की है। ठीक है, और इसकी संरचना क्या होगी? तो इसमें पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। एक 21 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। किसकी अध्यक्षता में? पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में, वो इसका संचालन करेगी। और इसका कार्य होगा उत्सर्जन न्यूनीकरण व्यापार के लिए पात्र परियोजनाओं की सूची की सिफारिश करना और अनुच्छेद 6.4 के तहत परियोजनाओं को अधिकृत करना। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग के लिए जो एलिजिबल जो प्रोजेक्ट होंगे तो उनको उनकी सूची की सिफारिश करना, ठीक है, और उन प्रोजेक्ट को ऑथराइज करना। ठीक है, तो ये इसका कार्य होगा। नेक्स्ट है व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा CMSE 2025। तो ये एक सर्वेक्षण है भारत सरकार के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 80वें दौर के भाग के रूप में इसका आयोजन किया गया था, और इसमें मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्र के परिवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय से संबंधित जानकारी है। ठीक है, तो जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ता है उस पर कितना खर्चा होता है, उसके परिवार उस पर कितना खर्चा करता है, उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS के 80वें दौर के भाग के रूप में इस सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था, व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा का। ठीक है, तो इसके प्रमुख निष्कर्ष देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत वो पहला निष्कर्ष है वो है कि कुल नामांकन में सरकारी स्कूलों की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 55.90% है। 55.90%, अभी भी 55.90% आधे से ज्यादा बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र में स्कूली शिक्षा पर प्रति छात्र औसत व्यय है वो 8,382 रुपये है, जबकि शहरी क्षेत्र में 23,470 रुपये, लगभग ग्रामीण क्षेत्र का 3 गुना है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में है 8,332 और शहरी क्षेत्र में है 23,470 रुपये। और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान लगभग 1/3 छात्रों द्वारा निजी कोचिंग ली गई। तो जितने भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनमें से 1/3 बच्चों ने प्राइवेट कोचिंग ली है। ठीक है, इस शैक्षणिक वर्ष में लगभग 27% छात्रों ने निजी कोचिंग ली है। ठीक है, और लगभग 95% छात्रों की पढ़ाई का खर्च है वो परिवार द्वारा किया गया है।
95% छात्रों की पढ़ाई का जो खर्च है उसके परिवार के द्वारा उठाया जा रहा है। सरकारी छात्रवृत्ति केवल 1.2% लोगों को मिल रही है। तो ये इस सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष थे। अगला है ओपन एआई लर्निंग एक्सेलरेटर पहल। तो ये ओपन एआई द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च की गई एक पहल है और ये पहली बार भारत में लॉन्च की गई है। ठीक है, भारत में लॉन्च किया गया है अभी ओपन एआई के द्वारा इसको, ओपन एआई लर्निंग एक्सेलरेटर पहल को। तो ये छात्रों और शिक्षकों को एआई प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई है। क्या किया जाएगा इसके अंतर्गत? छात्रों और शिक्षकों को एआई का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा, एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। ओपन एआई लर्निंग एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म और आईआईटी मद्रास के बीच में एक साझा रिसर्च प्रोजेक्ट की भी घोषणा की गई है। किन किन के बीच में? ओपन एआई लर्निंग एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म और आईआईटी मद्रास के बीच में। और इसके अलावा ओपन एआई द्वारा शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एआईसीटीई और एरीज के साथ साझेदारी के माध्यम से पूरे भारत में शिक्षकों और छात्रों को लगभग 5 लाख चैट जीपीटी लाइसेंस और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। लगभग 5 लाख शिक्षकों और छात्रों को चैट जीपीटी की ट्रेनिंग का लाइसेंस भी इसके अंतर्गत प्रदान करवाया जाएगा। उसके लिए ओपन एआई के द्वारा शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और एरीज के मध्य एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोकिची अकुजावा। तो कोकिची अकुजावा है, वो एक जापानी व्यक्ति हैं, 102 साल के जापानी व्यक्ति हैं और अभी ये माउंट फुजी जो जापान की सबसे ऊंची चोटी और सक्रिय ज्वालामुखी है उस पर चढ़ने का इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो कोकिची अकुजावा कौन है? तो ये जापान की सबसे ऊंची चोटी और ज्वालामुखी है माउंट फुजी। तो उस पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति का रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति हैं। 102 साल के हैं और इन्होंने माउंट फुजी पर चढ़ने के लिए सबसे उम्रदराज व्यक्ति होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कोकिची अकुजावा ने। नेक्स्ट है इंगा रुगिनियन। तो इंगा रुगिनियन है, वो अभी लिथुआनिया की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। तो लिथुआनिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इंगा रुगिनियन को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025। तो अभी भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 बनाया है। इसको 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है और इसका उद्देश्य है खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना, खेल संघों में भ्रष्टाचार और विवादों को कम करने के लिए सशक्त तंत्र स्थापना करना, खिलाड़ियों और अन्य हितधारकों को निष्पक्ष और त्वरित न्याय उपलब्ध करवाना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खेल प्रशासन की प्रतिष्ठा और मानक को सुधारने में मदद करना। तो ये इसके जो राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 है उसके उद्देश्य हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रमुख प्रावधान किए गए हैं? तो पहला प्रावधान है कि जो राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा, एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड बनाया जाएगा। इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई सहित सभी खेल महासंघों की देखरेख और निगरानी इसके द्वारा की जाएगी। तो भारत में जितने भी खेलों के जो खेल महासंघ बने हुए हैं जिनमें आए दिन विवाद होते रहते हैं, किसी पे प्रतिबंध लगता रहता है, किसी को निर्वाचन को निरस्त कर दिया जाता है, तो इस तरह के जो विवाद होते रहते हैं तो उनसे निपटने के लिए एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा और वो इन संघ सब जो खेल संघ है इनकी निगरानी करेगा। ठीक है, और किसी भी मान्यता प्राप्त खेल संगठन को जो केंद्र या राज्य सरकार से अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करता है उसको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाएगा। तो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत उन सभी को ले लिया गया है। जो भी खेल संगठन है, जो मान्यता प्राप्त संगठन है, जो केंद्र या राज्य सरकार से अनुदान लेता है या किसी तरह की वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, उसको आरटीआई एक्ट के अंतर्गत माना जाएगा। अभी क्या था कि जो भारत की जो सबसे धनी खेल संघ है बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, तो उसने आरटीआई के अंतर्गत खेल सूचनाएं देने से मना कर दिया था। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इन सभी को अभी आरटीआई के अंतर्गत ले लिया गया है। जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार से सब्सिडी लेता है या और कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करता है तो उन सबको आरटीआई एक्ट के अंतर्गत शामिल मान लिया गया है। ठीक है, अगला है शीर्ष पदों अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष के लिए उम्मीदवार केवल एक पूर्ण कार्यकाल के लिए पात्र है। केवल एक बार आप अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष बन सकते हैं किसी भी खेल संघ के लिए। तो उसमें जो सालों से जो जमे हुए पदाधिकारी हैं तो उनकी जो ऑटोक्रेसी है उस पर लगाम लगेगी। वो अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने लोगों को इसमें शामिल करते हैं, अपने लोगों को खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। तो भाई भतीजावाद पर भी अंकुश लगेगा। ठीक है,
और जो अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष पद के लिए योग्यता है वो भी इसमें बताई गई है कि कौन कौन लोग इसके लिए योग्य होगा। तो इसमें या तो उत्कृष्ट योग्यता वाला खिलाड़ी होना चाहिए, या फिर राष्ट्रीय खेल निकाय की कार्यकारी समिति में कम से कम एक पूर्ण कार्यकाल सदस्य के रूप में, या संबद्ध इकाई में अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इनके अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष के लिए वही लोग योग्य होंगे जो या तो कोई उत्कृष्ट योग्यता वाला खिलाड़ी रहा होगा, या फिर जो राष्ट्रीय खेल निकाय की कार्यकारी समिति है उसमें कम से कम एक पूर्ण कार्यकाल सदस्य के रूप में उसने पूर्ण किया हो। ठीक है, या फिर जो उसकी संबद्ध इकाई है, जो राज्य इकाई है, ठीक है, तो उसमें अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया हो। तो इसके लिए ये शर्तें भी, योग्यता के लिए जो शर्तें हैं वो भी इसमें रख दी गई हैं। ठीक है, तो ये खेल प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए भारत सरकार का एक प्रयास है। अब आगे कुछ वन लाइनर हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला है, अमेरिका द्वारा 27 अगस्त को भारत से आयातित वस्तुओं पर 50% टैरिफ लागू कर दिया गया है। तो कितना टैरिफ लगा दिया गया? 25% अमेरिका ने पहले लगाया था और 25% अब लगा दिया गया है। ठीक है, तो अब टोटल 50% टैरिफ लगा दिया गया अमेरिका द्वारा 27 अगस्त से भारत पर। और इसमें परिधान, वस्त्र, रत्न एवं आभूषण से लेकर झींगा, कालीन और फर्नीचर तक कम मार्जिन वाले और श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात सर्वाधिक प्रभावित होगा। तो अमेरिका द्वारा भारत पर कितना टैरिफ लगाया गया है? 50%। नेक्स्ट है, फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन है वो 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक भारत के गोवा में किया जाएगा। तो फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत के गोवा में। कब से कब तक? 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृत समरह। संस्कृत समरह क्या है? तो ये राजीव मल्होत्रा की जो प्रसिद्ध करती है द बैटल फॉर संस्कृत, उसका संस्कृत अनुवाद है। संस्कृत समरह राजीव मल्होत्रा की करती है द बैटल फॉर संस्कृत, उसका संस्कृत अनुवाद है और इसका विमोचन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम के मध्य एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। किस लिए हुए हैं? कि भारत द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसको फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाएगी। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम के मध्य एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो ये समझौता हुआ है। अगला है, भारत ने 25 से 29 अगस्त तक बेंगलुरु में 6G मानकीकरण पर पहली बार 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क बैठक की मेजबानी की। तो 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क बैठक का आयोजन कहाँ किया गया 6G मानकीकरण के लिए? तो भारत के बेंगलुरु में किया गया 25 से 29 अगस्त तक। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय के सूद की अध्यक्षता में वन हेल्थ पर वैज्ञानिक संचालन समिति की तीसरी बैठक 26 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। अगला है, 64वीं अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान कार्यकर्ता गोष्ठी का आयोजन 26 अगस्त को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और नेक्स्ट टॉपिक है, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने ग्लैंडर्स, जो ग्लैंडर्स है वो एक घोड़ों की एक संक्रामक और घातक बीमारी है, तो उस पर एक संशोधित राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की है जिसका उद्देश्य पूरे देश में इस बीमारी की निगरानी, रोकथाम और नियंत्रण एवं उन्मूलन को बढ़ावा देना है। तो ग्लैंडर्स घोड़ों की एक संक्रामक बीमारी है, उसके लिए एक संशोधित राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की गई है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। अभी 2 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। एक है न्यायमूर्ति आलोक आराधे, ये बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और दूसरे हैं न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली, ये पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे। ठीक है, तो अभी सर्वोच्च न्यायालय में टोटल न्यायाधीशों की संख्या हो गई है 34। उसकी जो टोटल कुल स्वीकृत संख्या है न्यायाधीशों की, तो अभी एक भी पद खाली नहीं है, टोटल 34 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी। ठीक है, तो किन किन को नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति आलोक आराधे को और न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली को। नेक्स्ट है, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल AHRR नई दिल्ली द्वारा भारत का पहला और दक्षिण एशिया का दूसरा सरकारी संस्थान बन गया है जिसने अत्याधुनिक LA एडेप्टिव मोतियाबिंद उपचार प्रणाली का उपयोग करके रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है। ठीक है, तो LA एडेप्टिव मोतियाबिंद उपचार प्रणाली का उपयोग करके रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी करने वाला भारत का पहला सरकारी संस्थान कौन सा है? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली।
ठीक है, और ये ऐसा करने वाला दक्षिण एशिया का दूसरा सरकारी संस्थान है। नेक्स्ट है, श्रीलंका के कैंडी स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग ने पेराडेनिया विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के 26 अगस्त को कैंडी में पाली अध्ययन के भविष्य पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, तो पाली प्राचीन भाषा है भारत की। ठीक है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं पाली में। तो इसके पाली अध्ययन के भविष्य पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीलंका के कैंडी स्थित पेराडेनिया विश्वविद्यालय पेराडेनिया विश्वविद्यालय में। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 नए एआई तंत्र बनाए हैं। एआई पर पहला है एआई पर संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल। इसका काम होगा अत्याधुनिक एआई अनुसंधान और नीति निर्माण के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करना। और दूसरा बनाया है एआई संचालन पर वैश्विक संवाद, एआई से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक समावेशी मंच। तो ये स्थापित किए हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। अगला है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, उसने अपनी कम कार्बन वाली रुवेस एलएनजी परियोजना से प्रति वर्ष 10 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ 15 साल का एक बिक्री और खरीद समझौता किया है। ठीक है, तो कम कार्बन वाली रुवेस एलएनजी परियोजना से प्रति वर्ष 10 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति के लिए किन किन के मध्य समझौता हुआ है? तो ये है अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी और भारत की है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इनके मध्य 15 साल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट है, आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत एक ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। तो एक ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी किसको प्रदान की गई है? आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड को। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय और एनटीपीसी द्वारा 25 अगस्त को नोएडा स्थित पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में फ्लाई ऐश के उपयोग और परिवहन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो फ्लाई ऐश के उपयोग और परिवहन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नोएडा स्थित पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में। ठीक है, किसके द्वारा? रेल मंत्रालय और एनटीपीसी के द्वारा। तो अब आगे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं आज की क्लास पर आधारित। ठीक है, पहला है, भारतीय नौसेना के एडवांस्ड मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी का निर्माण किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया? तो आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी को किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है? तो यह है प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17 का जो शिवालिक श्रेणी के जहाज हैं उनके फॉलो ऑन जहाज हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाए गए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, 29-30 अगस्त को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों के सभापतियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो SC/ST के वेलफेयर के लिए जो पार्लियामेंट और असेंबली की कमेटियां हैं उनके जो सभापति हैं तो उनका एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, भुवनेश्वर उड़ीसा। नेक्स्ट है, आयुर्वेद दिवस 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वर्ष 2025 से आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा। तो भारत सरकार ने हाल ही में इसकी घोषणा की है कि वर्ष 2025 से आयुर्वेद दिवस का आयोजन 23 सितंबर को किया जाएगा। तो पहला सही है। दूसरा है, इससे पहले आयुर्वेद दिवस धन्वंतरि जयंती या धनतेरस को मनाया जाता था। ये भी सही है। और तीसरा है, आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम है वो है लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुनर्गठित प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित सत्य कथनों का चयन करें। पहला कथन है, पीएम स्वनिधि योजना के लिए ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर के 31 मार्च 2030 किया गया है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है, योजना के अंतर्गत ऋण की पहली किस्त को 10,000 रुपए से बढ़ाकर के 15,000 रुपए और दूसरी किस्त को 20,000 रुपए से बढ़ाकर के 25,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये कथन भी सही है। तो दोनों ही कथन इसमें सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शिक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान की नीलम यादव है, टपुकड़ा में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसकी प्रिंसिपल है। ठीक है, भरतरी नगर जिले की। तो उसमें नीलम यादव है प्रिंसिपल, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, राष्ट्रपति पुरस्कार। ये राजस्थान से पुरस्कार प्राप्त करने वाली इस बार 2025 में एकमात्र शिक्षक है। ठीक है,
तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।